Hello student, I am Sunita Jha. In English grammar, this is our 8th topic part 4 sentence based on structure and synthesis transformation जिसको हम हिंदी में संयोजन करना या जोड़ना कहते हैं। स्टूडेंट अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पार्टिसिपल टू इन्फिनेटिव एंड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके दो सिंपल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना सिखाया था। यहाँ पे हम नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन का यूज़ करके और नाउन एंड जेरंड विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करके दो सिंपल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। तो नाउन तो आप जानते ही हैं, है ना, पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सब क्या है, नाउन है। और हमारा फ्रेज क्या है, वर्ड का वह ग्रुप जो कुछ सेंस तो दे लेकिन एक कंप्लीट सेंस ना दे, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो, वो हमारा क्या है, फ्रेज। तो नाउन और फ्रेज तो आपको पता पड़ गया। अब एपोजिशन क्या है स्टूडेंट, जब हमारे पास दो सिंपल सेंटेंस हैं और दोनों सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही है और दोनों सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो हम क्या करेंगे, हम एपोजिशन का, नाउन का यूज़ करेंगे, फ्रेज का यूज़ करेंगे और एपोजिशन जो कि एक तरह से कॉमा है उसका यूज़ करके इस दोनों सिंपल सेंटेंस को एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए एग्जाम्पल क्या है। द बिल्डिंग इज स्काई स्क्रैपर, इट वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। ठीक है ना, जो बिल्डिंग है वो स्काई स्क्रैपर है। स्काई स्क्रैपर का मतलब है बिल्डिंग जो है वो गगनचुंबी है, ठीक है, आसमान छूती हुई है। इट वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली, वह अभी कुछ समय पहले ही इनॉग्रेटेड की गई थी। ठीक है ना। तो अब हमारे ये दो सिंपल सेंटेंस हैं, इनको हम नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन का यूज़ करके एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं लिखूंगी द बिल्डिंग, ठीक है, द बिल्डिंग, ठीक है, ये क्या है, मेरा एक नाउन है, ठीक है, इसको मैंने पहले लिख दिया। अब मैं यहाँ पे वर्ब नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी स्काई स्क्रैपर, ठीक है, स्काई स्क्रैपर लिख के कॉमा लगा दूंगी। ये मेरा नाउन है, इसके बाद मैंने कॉमा लगाया, इसके बाद मैंने स्काई स्क्रैपर लिखा है, उसके बाद भी मैंने कॉमा लगाया। यही एपोजिशन कहलाते हैं। ये कॉमा जो हम लगाते हैं ना, यही नाउन और एक फ्रेज के बाद जब मैं कॉमा लगा रही हूँ तो यही एपोजिशन है, ठीक है ना। तो बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर, अब इसके बाद मुझे इट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्डिंग के बारे में ही बात हो रही है। डायरेक्ट मैं वर्ब लिख दूंगी, वॉज इनॉग्रेटेड, है ना, ग्रेटेड रिसेंटली, ठीक है। इस तरह से मैं ये एक सिंपल सेंटेंस बना लूँगी। ठीक है स्टूडेंट, इसमें मैंने नाउन, फिर उसके बाद फ्रेज, स्काई स्क्रैपर फ्रेज है, वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली, इस तरह से मैंने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। और एपोजिशन का यूज़ क्या है, ये कॉमा जो है ये एपोजिशन है। यहाँ पे हमें कॉमा का जरूर यूज़ करना है वरना हमें नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉमा का यूज़ करके ही एक सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो द बिल्डिंग हम पॉज लेंगे, स्काई स्क्रैपर फिर हम पॉज लेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज इज आ क्लासिकल डांसर, ही हैज़ परफॉर्म्ड इन मैनी कंट्री। तो पंडित बिरजू महाराज जो है वो एक क्लासिकल डांसर है और उन्होंने बहुत सी कंट्री में परफॉर्म किया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं नाउन को लिखूंगी जो क्या है मेरे, पंडित बिरजू महाराज, है ना, पंडित बिरजू महाराज, ठीक है।
पंडित बिरजू महाराज। अब के बाद में एक एपोजिशन लगाऊंगी जिसको हम कॉमा बोलते हैं सिंपल भाषा में। उसके बाद में एपोजिशन का साइन लगाऊंगी और उसके बाद में लिखूंगी, इस वर्ब को यूज नहीं करूंगी, हेल्पिंग वर्ब को डायरेक्ट लिख दूंगी, अ क्लासिकल डांसर, क्लासिकल डांसर और लगा दूंगी कॉमा, जिसे हम एपोजिशन कहते हैं। पहले मैंने लिखा नाउन, उसके बाद अ क्लासिकल डांसर, मैंने लिखा फ्रेज, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, ही लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पंडित बिरजू महाराज के बारे में ही बात हो रही है। अब मैं लिखूंगी हेल्पिंग वर्ब हैज। जो लास्ट में हेल्पिंग वर्ब है ना उसे लिखेंगे हम, पहले वाली हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान नहीं देंगे। हैज परफॉर्म, PERFORMED, परफॉर्म्ड इन मैनी कंट्री, COUNTRY। इस तरह से हम ये सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया होगा आपको, इजी ही है, इसीलिए इस टॉपिक को नाम दिया है नाउन और फ्रेज एपोजिशन। नाउन लिखिए, जो फ्रेज आ रहे हैं उनको लिखिए, हेल्पिंग वर्ब को स्किप कर दीजिए और कॉमा लगाते जाइए क्योंकि हम पॉज ले रहे हैं। पंडित बिरजू महाराज हमने पॉज लिया, क्लासिकल डांसर फिर हमने पॉज लिया, उसके बाद हमने कहा हैज़ परफॉर्म इन अ मैनी कंट्री। तो इस तरह से हमने नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया। पहले नाउन लिखा, कॉमा लिखा, फिर फ्रेज लिखा, फिर उसके बाद बाकी का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब का यूज करके लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे अगले टॉपिक को बढ़ते हैं, बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन विद नाउन और जेरेंड। अब हमें क्या करना है, नाउन और जेरेंड के साथ प्रीपोजिशन का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। नाउन तो आप जानते ही हैं, पर्सन प्लेस थिंग, है ना। और जेरेंड क्या है स्टूडेंट, जेरेंड को आप इस तरह से समझिए कि जब हम किसी सेंटेंस में जो हमारा वर्ब होता है वो वर्ब की तरह काम ना करके एक सब्जेक्ट की तरह काम करे, तो हम उस वर्ब को ING लगा के सब्जेक्ट की बना देते हैं, है ना। जब हमारे किसी सेंटेंस में वर्ब की तरह काम ना करके सब्जेक्ट की तरह काम करे तो उस वर्ब में हम ING लगा देते हैं और यही जेरेंड है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, पढ़ना, रीडिंग इज गुड हैबिट, है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, रीडिंग इज गुड हैबिट, तो यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट क्या है वो हमारा रीडिंग है क्योंकि हम पढ़ने के बारे में ही तो बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में हम बात करें वही सब्जेक्ट होता है, तो रीडिंग यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है ना। हालांकि ये रीड एक वर्ब है, लेकिन इस वर्ब में मैंने ING लगा दिया ताकि ये एक सब्जेक्ट की तरह काम करे। तो जेरेंड यही होता है, वर्ब में ING लगा दो ताकि वो सब्जेक्ट की तरह काम करे, और इसी तरह हम जेरेंड बनाते हैं। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, प्रीपोजिशन लगाना है। हमारे दो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस में जहाँ भी हमारा नाउन, या तो हम नाउन से पहले प्रीपोजिशन लगा दें या फिर हम जेरेंड से पहले प्रीपोजिशन लगा दें और हम उसे सिंपल सेंटेंस में बदल दें। या तो नाउन से पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे या फिर जेरेंड से पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे, इस तरह से हमारा सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस में बदल जाएगा। लेकिन हमारा क्या होगा, वो हमारी एक वर्ब होगी, वो जेरेंड वो हमारी एक वर्ब होगी, उसे हम ING लगा के जेरेंड में बदलेंगे और उससे पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे। अभी एग्जाम्पल से हम और भी अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए, पहले आप ये देख लीजिए कि हम सिंथेसिस करते समय कौन कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, फॉर का मतलब होता है के लिए, अलोंग का मतलब होता है साथ में, ऑन मीन्स पर, इंस्पेक्ट ऑफ का मतलब होता है के बाजू, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब वो भी के कारण होता है, विदाउट का मतलब के बिना होता है, आफ्टर मतलब के बाद, बिफोर यानी के पहले, ऑफ यानी का की के, बिसाइड्स यानी के अलावा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रीपोजिशन हम यूज कर सकते हैं सिंथेसिस करते समय। ठीक है, मोस्टली हम इन्हें ही यूज करते हैं। अब आप देखिए, ही एट ऑल द पुडिंग, ही ऑल्सो एट एन आइसक्रीम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसने सारी पुडिंग खा ली, उसने सारी आइसक्रीम भी खा ली। ये सेंटेंस है हमारा। अब हमें करना है इसको सिंथेसिस। कैसे करें, सबसे पहले देखिए, ये पहले इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए।
उसने उसने सारी सारी पुडिंग खाने के अलावा उसने आइसक्रीम भी खा ली। मैं इस सेंटेंस को इस तरह से बना सकती हूँ, सारी पुडिंग खाने के अलावा उसने आइसक्रीम भी खा ली। अब मेरा वर्ड आया है अलावा। अलावा को मैं का प्रिपोजिशन क्या है, बिसाइड, ठीक है ना। अलावा का को हम क्या बोल सकते हैं, बिसाइड बोल सकते हैं। तो मैं इस सेंटेंस को इस तरह से बनाऊंगी। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो मेरा एट है ये क्या है, एक वर्ब है। तो इस वर्ब को मैं क्या कर दूंगी, लिख दूंगी ईटिंग, EATING, ईटिंग लिख रही हूँ। अब ये वर्ब ना होके क्या हो गया, जेरेंड हो गया। अब मुझे जेरेंड से पहले प्रिपोजिशन लगाना है। अगर मैंने वर्ब को जेरेंड में कन्वर्ट किया है तो मुझे उससे पहले प्रिपोजिशन लगाना होगा। तो मैं प्रिपोजिशन यहाँ पे लगा लूंगी, ठीक है ना, ठीक है। बिसाइड्स यहाँ पे मैं लिख लूंगी, ठीक है। अब मैं बिसाइड्स ईटिंग ऑल द पुडिंग, बिसाइड ईटिंग ऑल द पुडिंग, मुझे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने ही बताया नहीं है, ही वर्ड सब्जेक्ट मैंने यूज नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे ही लिखूंगी, लेकिन कैसे, स्मॉल लेटर में। ही एट एन आइसक्रीम, आइसक्रीम ऑल्सो, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने क्या करा, वर्ब को जेरेंड में कन्वर्ट किया और क्या करा, उससे पहले लगा दिया बिसाइड। तो ये मेरा हो गया सेंटेंस, बिसाइड ईटिंग ऑल द पुडिंग ही एट एन आइसक्रीम ऑल्सो, है ना। वो पुडिंग खाने के अलावा उसने आइसक्रीम भी खा ली। मैंने यही तो बताया था आपको कि अगर हम वर्ब को जेरेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर हमें उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, प्रिपोजिशन लगाना होगा। और अगर हम वर्ब को जेरेंड में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं और तो हम नाउन से पहले हम प्रिपोजिशन लगा के दो सिंपल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो हम नाउन से पहले प्रिपोजिशन लगाएं या फिर हम वर्ब को जेरेंड में कन्वर्ट कर लें और उससे पहले प्रिपोजिशन लगाएं, ठीक है। ही वॉज ऑनर्ड, ही रेस्क्यू द फ्लड विक्टिम, उसे सम्मानित किया गया, वह उसने बाढ़ पीड़ितों की रक्षा की। ये सेंटेंस है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, एक सिंपल सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेती हूँ हिंदी में, है ना। उसे सम्मानित किया गया बाढ़ पीड़ितों की रक्षा करने के लिए, है ना। उसे सम्मानित किया गया बाढ़ पीड़ितों की रक्षा करने के लिए, या फिर मैं इसको इस तरह से भी बोल सकती हूँ, बाढ़ पीड़ितों की रक्षा करने के लिए उसे सम्मानित किया गया। क्या वर्ड है जो इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, के लिए। के लिए को मैं इंग्लिश में क्या बोल सकती हूँ, के लिए का प्रिपोजिशन क्या आता है, फॉर आता है, ठीक है। तो मैं इस सेंटेंस को किस तरह से बना सकती हूँ, मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगी स्टूडेंट, ही वॉज ऑनर्ड, ही वॉज ऑनर्ड, है ना, फॉर लिखेंगे हम, और ही लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही मेंशन कर दिया सब्जेक्ट। तो अब मुझे डायरेक्ट वर्ब लिखना है। अब वर्ब को मैं इस तरह से नहीं लिखूंगी, वर्ब को मैं क्या करूंगी, जेरेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि प्रिपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ रही है तो फिर मुझे उसे जेरेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर रेस्क्यूइंग, है ना, इस तरह से रेस्क्यू को क्या कर दूंगी मैं, रेस्क्यूइंग कर दूंगी, क्योंकि ये प्रिपोजिशन से बाद आ रही है वर्ब मेरी, तो मुझे इसे जेरेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेस्क्यूइंग द फ्लड विक्टिम, है ना। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा एक सिंपल सिंगल सेंटेंस, ही वॉज ऑनर्ड फॉर रेस्क्यूइंग द फ्लड विक्टिम, ठीक है ना स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। द ड्राइवर, ठीक है, ये ड्राइवर है। द ड्राइवर वॉज फाइंड, ही इग्नोर द रेड लाइट। तो यहाँ पे क्या कहा है कि ड्राइवर को जो है, ड्राइवर ने फाइन दिया। क्या कहा है यहाँ पे कि ड्राइवर ने फाइन दिया, ही इग्नोर द रेड लाइट, उसने रेड लाइट इग्नोर कर दी थी, ठीक है ना। अब देखो इस सेंटेंस को मैं पहले एक सिंपल सिंगल सेंटेंस बना लेती हूँ। क्या है, ड्राइवर ने फाइन दिया,
रेड लाइट इग्नोर करने के कारण, है ना, इस तरह बना सकती हूँ, ड्राइवर ने फाइन दिया रेड लाइट इग्नोर करने के कारण। तो इस सेंटेंस को मैं अब के कारण के लिए क्या प्रीपोजिशन है, ड्यू टू, है ना, तो ड्यू टू का यूज करके देखो ये सेंटेंस कैसे बनेगा। ये सेंटेंस बनेगा द ड्राइवर वॉज फाइंड। ये तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, ड्राइवर वॉज फाइंड। फिर मैं लिखूंगी ड्यू टू, है ना, ड्यू टू इग्नोरिंग। अब इग्नोर वर्ड है ना, वर्ब है ना मेरा, ड्यू टू इग्नोरिंग, है ना, इसको मैं क्या कर दूंगी, इग्नोरिंग कर दूंगी, ड्यू टू इग्नोरिंग द रेड लाइट। ठीक है, इस तरह से मैं क्या करूंगी, मैं जो वर्ब है उसको, अगर मेरी वर्ब से पहले मैंने कोई प्रीपोजिशन लगाया है तो फिर मुझे उस वर्ब को जेरेंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने ये सेंटेंस बना दिया, द ड्राइवर वॉज फाइंड ड्यू टू इग्नोरिंग द रेड लाइट। ठीक है, ड्राइवर को फाइन देना पड़ा रेड लाइट इग्नोर करने के कारण। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बन गया है और सेंटेंस के मीनिंग में भी कोई फर्क नहीं आया है। आगे चलते हैं, शी बॉट मैनी ड्रेसेस, शी ऑल्सो बॉट मैनी पेयर्स ऑफ शूज। उसने बहुत सारी ड्रेसें खरीदी, उसने बहुत सारे पेयर ऑफ शूज भी खरीदे। अब इस सेंटेंस को मैं एक सिंपल सेंटेंस में कैसे बदल सकती हूँ, उसने बहुत सारी ड्रेसें खरीदने के साथ बहुत सारे पेयर ऑफ शूज भी खरीदे। उसने बहुत सारी ड्रेसें खरीदने के साथ बहुत सारे पेयर ऑफ शूज भी खरीदे। तो मैं यहाँ पे साथ में यूज कर रही हूँ, है ना, उसने बहुत सारी ड्रेसें खरीदने के साथ बहुत सारे पेयर ऑफ शूज भी खरीदे। तो साथ में के लिए मैं अलोंग का यूज कर सकती हूँ, अलोंग का यूज कर सकती हूँ। तो मैं सेंटेंस को किस तरह से बनाऊंगी, मैं सेंटेंस को बनाऊंगी शी बॉट मैनी DRESSES ड्रेसेस, शी बॉट मैनी ड्रेसेस। अब शी तो लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि शी तो मैंने पहले ही लिख लिया है, और शी ऑल्सो बॉट ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, शी बॉट मैनी ड्रेसेस, और उसके बाद लिखूंगी मैं अलोंग, शी बॉट मैनी ड्रेसेस अलोंग, है ना, अलोंग ड्रेसेस अलोंग मैनी MANY many pairs of shoes also। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा ये। अब मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने वर्ब के साथ नहीं आया है मेरा अलोंग, है ना, तो मेरा जो अलोंग जो प्रीपोजिशन है वो वर्ब के साथ नहीं आया, इसलिए मुझे वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। शी बॉट मैनी ड्रेसेस अलोंग विद लगाना पड़ेगा यहाँ पे मुझे, है ना, तब ये सेंटेंस मेरा पूरा सेंटेंस बनेगा, अलोंग विद मैनी PAIRS पेयर्स ऑफ शूज। ठीक है स्टूडेंट, ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, शी बॉट मैनी ड्रेसेस अलोंग विद मैनी पेयर ऑफ शूज, उसने बहुत सारे ड्रेसें खरीदी, साथ में उसने बहुत सारे पेयर ऑफ शूज भी खरीदे। इस तरह से यहाँ पे मेरा सेंटेंस बन गया। यहाँ पे मुझे वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ करनी नहीं पड़ी क्योंकि मैंने अलोंग का यूज वर्ब के पहले नहीं किया है। ठीक है ना स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। ही हैज फेल्ड मैनी टाइम, ही स्टिल होप टू सक्सीड। वह बहुत बार फेल हो गया है, ही स्टिल लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है ना, ये सेंटेंस है, वह बहुत बार फेल हो चुका है, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अब इसको मैं सिंगल सेंटेंस में किस तरह बदलूंगी, पहले मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर लेती हूँ, है ना। बहुत बार फेल होने के बावजूद भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, बहुत बार फेल होने के बावजूद भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। बावजूद का प्रीपोजिशन क्या है, इन स्पिट ऑफ, है ना, तो मैं यहाँ पे इन स्पिट ऑफ का यूज करूंगी। अब मैं मैं क्या करूंगी, इन स्पिट ऑफ मैं स्टार्टिंग में लगा रही हूँ, और जो फेल्ड है ना इसको मैं जेरंड में बदल दूंगी। तो मैं क्या लिखूंगी, FAILING फेलिंग। अब मैंने वर्ब को जेरंड में बदला है तो इन स्पिट ऑफ मुझे जेरंड से पहले ही लगानी पड़ेगी, जैसा कि नियम है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगी इन
स्पिट ऑफ, ठीक है ना। इन स्पिट ऑफ, जेरेंट से पहले मैंने इन स्पिट ऑफ लिख दिया। इन स्पिट ऑफ फेलिंग मैनी टाइम, इन स्पिट ऑफ फेलिंग मैनी टाइम, है ना, ही स्टिल होप टू सक्सेस। हम यहाँ पे ही तो लगाएंगे क्योंकि हमने सब्जेक्ट यूज किया ही नहीं है अभी तक, है ना। तो ही, यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे। इन स्पिट ऑफ फेल मैनी टाइम ही स्टिल होप टू सक्सीड, ठीक है ना, ही स्टिल होप टू सक्सीड। कॉमा जरूर लगाएंगे। सेंटेंस, एक सेंटेंस जैसे शी बॉट मैनी ड्रेसेस, तो यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। द ड्राइवर वॉज फाइंड, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए। ही वॉज ऑनर्ड, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। कॉमा का यूज जरूर करिएगा क्योंकि सेंटेंस में कॉमा की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, हमने क्या करा, जो वर्ब था उसको जेरेंट में कन्वर्ट कर दिया और हमने सेंटेंस किस तरह बना। उससे पहले मुझे लगाना पड़ेगा प्रीपोजिशन, तो मैंने कहा इन स्पिट ऑफ फेलिंग मैनी टाइम ही स्टिल होप टू सक्सीड। बहुत बार फेल होने के बावजूद भी उसने सफलता की उम्मीद नहीं छोड़ी। इस तरह से स्टूडेंट हमने जेरेंट और नाउन से पहले प्रीपोजिशन लगा के हमने दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हम एडवर्ब का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि एडवर्ब होते क्या हैं। एडवर्ब वह वर्ड है जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करे। जैसे मैं बोलूँ शी वर्क स्लोली, तो यहाँ पे वर्क क्या है, एक वर्ब है, और स्लोली क्या है, एक एडवर्ब है जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह से मैं बोलती हूँ शी वर्क वेरी स्लोली, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्क है, एडवर्ब क्या है, स्लोली, और वेरी क्या है, एक अनदर एडवर्ब है जो स्लोली एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह से मैं बोलती हूँ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं इस तरह से एक सेंटेंस बनाती हूँ, दिस बुक इज वेरी, है ना, इंटरेस्टिंग, इस तरह से मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा वर्ड का ग्रुप है ना, ये दिस बुक, ये तो मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये जो मेरा इंटरेस्टिंग है ये मेरा क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है ये डिस्क्राइब कर रहा है, जो ये इंटरेस्टिंग वर्ड है ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और ये जो वेरी है ये क्या है, मेरा एडवर्ब, ठीक है स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट को जो वर्ड डिस्क्राइब करें वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, और जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे वो एडवर्ब है। यहाँ पे मेरा नाउन क्या है, बुक है, बुक को डिस्क्राइब कर रहा है इंटरेस्टिंग वर्ड, तो ये है मेरा एडजेक्टिव। और यहाँ पे मेरा वेरी क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब वह वर्ड है जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और किसी अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करें, वो क्या है, एडवर्ब है। और एडजेक्टिव क्या है, वह वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें वह एडजेक्टिव है। जैसे कि मैंने आपको बताया दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग वर्ड है वो एडजेक्टिव है क्योंकि ये हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब स्टूडेंट हमें यहाँ क्या करना है, हमारे पास दो सिंपल सेंटेंस होंगे। इन दोनों सिंपल सेंटेंस में जो हमारा एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में कन्वर्ट कर देंगे। एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लास्ट में एल वाई लगा देते हैं। मोस्टली एडजेक्टिव एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं एल वाई लगा के, ठीक है ना। बहुत कम केस ऐसे होते हैं जब हम एडवर्ब और तरीके से बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम एक्सरसाइज के थ्रू देखते हैं कि हम कैसे एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करके दो सिंपल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करें। देखिए मेरा सेंटेंस क्या है, ही विल अटेंड द वेडिंग, दैट इज सर्टेन, वह वेडिंग अटेंड करेगा और यह निश्चित है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे मेरा एडजेक्टिव क्या है, सर्टेन। सर्टेन मेरा एडजेक्टिव है जो मेरे सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इस एडजेक्टिव को मैं बना सकती हूँ एडवर्ब, ये हो जाएगा सर्टेनली। अब ये सर्टेनली कहाँ पे मैं लिखूँ कि मेरा एक सेंसेबल कंप्लीट सेंटेंस बन जाए, तो मैं इसको इस तरह से बनाऊंगी, ही विल है ना, he will certainly attend the wedding। ठीक है, इस तरह से मैं सेंटेंस को बना लूंगी, ही विल सर्टेनली अटेंड द वेडिंग। और किस तरह से मैं सेंटेंस को बना सकती हूँ, मैं सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकती हूँ, ही विल अटेंड द वेडिंग सर्टेनली। दोनों तरह से करेक्ट है। स्टूडेंट, एडवर्ब को हम हमारे सेंटेंस में कहाँ लगाएं, इसका कोई नियम नहीं है। यहाँ पे हमें कॉमन सेंस यूज़ करना होगा कि हम हमारे सेंटेंस में एडवर्ब को कहाँ लगाएं। एडवर्ब कभी कभी सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ जाते हैं, कभी लास्ट में भी आते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉमन सेंस यूज़ करके देखना होगा कि हम एडवर्ब को कहाँ पे लगाएं। ठीक है, अब हम अपना अगला सेंटेंस देख लेते हैं। द सोल्जर्स रिटेलिएटेड टू द एनिमी अटैक, दे वर क्विक। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सोल्जर्स थे उन्होंने एनिमी अटैक्स को क्या करा, उसका बदला लिया, प्रतिशोध लिया, दे वर क्विक, वे जल्दी से, है ना, जल्दी से। सोल्जर्स ने एनिमीज अटैक का बदला लिया जल्दी से। अब यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव क्या है, क्विक है, जो मेरे प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ना। तो प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव है। जो क्विक है इसको मैं क्या बना सकती हूँ, एडवर्ब बना सकती हूँ, इसके लास्ट में ly लगा के, तो ये हो जाएगा क्विकली। अब मैं सेंटेंस को किस तरह बनाऊंगी कि ये एक मीनिंगफुल सेंसेबल सेंटेंस बन जाए। द सोल्जर्स, है ना, सोल्जर्स क्विकली, रिटेल भी लिख सकते हैं, रिटेलिएटेड क्विकली to the enemy, enemies, enemies, attack। ठीक है, किस तरह बनाया मैंने, the soldiers retaliated quickly to the enemy attack। और कैसे बना सकते हैं सेंटेंस को, the soldiers retaliated to the enemy's attack quickly। ठीक है, इस तरह से भी मैं इसको बना सकती हूँ, दोनों तरह से ये करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं। ही ब्रोक द ग्लासेस, ही वॉज केयरलेस। उसने ग्लास को तोड़ दिया, वह केयरलेस था। अब केयरलेस जो है ये मेरे सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडजेक्टिव है और मैं इसको एडवर्ब बनाऊंगी, लिखूंगी केयरलेसली। अब ये किस तरह बनेगा मेरा सेंटेंस, आप देखिए। इस केयरलेसली वर्ड को मैं किस तरह यहाँ पे लगाऊंगी, ही केयरलेसली, है ना, he carelessly broke the glass, he carelessly broke the glass। इस तरह से मैं इसको लिख दूंगी, he carelessly broke the glass। और कैसे बना सकती हूँ, he broke the glass carelessly, इस तरह भी मैं बना सकती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, दोनों तरह से करेक्ट है। अब देखिए, the train met with an accident, it was unfortunate, है ना। अब जो ट्रेन है वो उसका एक्सीडेंट हो गया, इट वॉज अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्यपूर्ण था। इट अनफॉर्चुनेट मेरा एक एडजेक्टिव है जो मेरे प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ना। तो इसको मैं एडवर्ब क्या से बनाऊंगी, इसको मैं लिख सकती हूँ अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। अब इस एडवर्ब का यूज मैं किस तरह से करूँ ताकि मेरा एक सिंपल सेंटेंस बन जाए और वो भी मीनिंगफुल। द ट्रेन अनफॉर्चुनेटली, है ना, unfortunately, and the train unfortunately met with an accident। ठीक है, इस तरह से मैं इसको एक सिंपल सिंगल सेंटेंस बना लूंगी। अब स्टूडेंट और कैसे बना सकते हैं,
और भी एक आसान सा तरीका है, द ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट, अनफॉर्चुनेटली आप लास्ट में लगा दीजिए। तो हम एडवर्ब का एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको हमारे सेंटेंस में कॉमन सेंस का यूज करके सेट कर देंगे। अब कैसे मैंने बनाया, ही विल सर्टेनली अटेंड द वेडिंग, या फिर ही विल अटेंड द वेडिंग सर्टेनली। द सोल्जर्स रिटेलिएटेड क्विकली टू द एनिमीज अटैक, या फिर सोल्जर्स रिटेलिएटेड टू द एनिमी अटैक क्विकली। ठीक है ना, दोनों तरह से सही है। ही ब्रोक द ग्लास केयरलेसली, या फिर ही केयरलेसली ब्रोक द ग्लास, दोनों तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, अब है आगे देखो, द ट्रेन अनफॉर्चुनेटली मीट विद एन एक्सीडेंट, या फिर ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट अनफॉर्चुनेटली, दोनों तरह से करेक्ट है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना तो सीख लिया है। मैंने आपको पार्टिसिपल का यूज़ करके, है ना, इन्फिनेटिव का यूज़ करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके, और नाउन ऑन फ्रेज का यूज़ करके विद एपोजिशन, और मैंने नाउन और जेरंड का यूज़ करके विद प्रपोजिशन, एडवर्ब का यूज़ मैंने आपको अभी सिखा दिया है। तो दो सिंपल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना तो हमने सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये हमारे वीडियो का पार्ट 5 होगा, है ना, जो हमारा ये जो टॉपिक है ना सिंथेसिस, इसका 5 पार्ट होगा। तो स्टूडेंट, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। स्टे कनेक्टिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।